हेलो बच हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कशन कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक बचा था। इन्हीं को फटाफट डिस्कशन अपना कंप्लीट करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने फेरोमैग्नेटिक तक डिस्कशन कर लिया था, है ना। क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में तो हमने बोला था सॉलिड्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में हम डिवाइड कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, पर हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होता है, जिसकी वजह से इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। बट जैसे ही हम इस ये जो भी हमारा सब्सटेंस है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी, तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। और उनके एक डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में सेम अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छी तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। फिर मैं बोलता डायमैग्नेटिक में क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, स्पिन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर देंगे, और जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। फिर हम बोले थे फेरोमैग्नेटिक कौन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो अगर ये भी अट्रैक्ट करते हैं और पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट करते हैं, तो फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि पैरामैग्नेटिक में अगर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर उधर अलाइन रहता है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक मोमेंट सही हो जाता है, और जैसे ही फिर से चली जाती है तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर से मिसबिहेव करने लगता है अपने आप को, है ना, इधर उधर रैंडम अरेंजमेंट कर लेता है। बट फेरोमैग्नेटिक के केस में मैग्नेटिक मोमेंट एक बार अलाइन हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपने हटा दी, फिर भी वो अपना जो अरेंजमेंट है उसको ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं करता है, जिसकी वजह से परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जबकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको हम परमानेंट मैग्नेटिक बना सकते हैं, उनका परमानेंट मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है, जबकि पैरामैग्नेटिक का परमानेंट मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। अब इसके आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या पढ़ेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक। नाम समझ में आ रहा होगा, नाम से ही आधी आनी तो नाम ही समझा देता है। अगला है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो क्या होता है बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक? तो बेसिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि अगर हम कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे या फेरोमैग्नेटिज्म दिखाएंगे, बट लेकिन वो ना तो पैरामैग्नेटिज्म दिखाए ना ही फेरोमैग्नेटिज्म दिखाए। लेट्स सपोज किसी मॉलिक्यूल के पास क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ ना कि क्या मैं बोल रहा था कि दो सॉलिड्स है ना, दो सॉलिड्स, पहले मैं लिख दूँ फिर समझाऊँ, नहीं तो आधी बातें ऊपर से निकल जाएंगे। दो सॉलिड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू शो, विच आर expected to show either ferromagnetism, either ferromagnetism और paramagnetism. Those solids which are expected to show either ferromagnetism or paramagnetism, but they ठीक है। और क्यों हम ऐसा उनसे उम्मीद कर रहे हैं? ऑन अकाउंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, but have but they have net zero magnetic moment, but they have net zero मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या दिखाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे या फेरोमैग्नेटिज्म दिखाएंगे। लेकिन वो पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म दिखाने के बजाय कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिल्कुल उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा है, दे आर शोइंग नेट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब ऐसा क्या हो जाता है, देखो बच्चा, मान लो ये बहुत सारा है ना, ये ऑर्बिटल है, ठीक है, सारे ऑर्बिटल मैंने मर्ज कर दिया, मिक्सिंग के बाद मैं आपको ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये बहुत सारे है ना, गिव मी सेकंड। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हुए सेम स्पिन में, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में, तो हाईली मैग्नेटाइज हो जाएगा। हम कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, फेरोमैग्नेटिक। कैसे दिखा रहा है? फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे अनपेयर्ड है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। बट लेट्स सपोज कोई सिस्टम ऐसा हो जाए
जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर तीसरा चौथा ऐसा हो जाए, पांचवा छठा ऐसा हो जाए, 7 8 9 ऐसे हो जाए, 10 11वां 12वां। तो अगर आप देखोगे तो है सारे अनपेयर्ड, ऑल आर अनपेयर्ड। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे ये मत समझिएगा पेयर्ड है। जो पेयर्ड होते तो सारे के सारे कैसे होते, अगर पेयर्ड होते तो ऐसे ऐसे अरेंज होते। ठीक है, दिस इज द पेयर्ड अरेंजमेंट, बट ये सारे के सारे कैसे हैं, अनपेयर्ड। दिस इज पेयर्ड अरेंजमेंट, पर ये पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं अनपेयर्ड, लेकिन अनपेयर्ड होने के साथ साथ दो पॉजिटिव स्पिन दो नेगेटिव स्पिन, एक पॉजिटिव स्पिन एक नेगेटिव स्पिन, तीन पॉजिटिव स्पिन तीन नेगेटिव स्पिन। अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इनको इस वे में दिखाऊं कि लेट सपोज इन्होंने खुद को ऐसे अरेंज किया है, तो कुछ तो इस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे खुद को, और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करेंगे खुद को, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, बट वो नहीं शो कर रहे हैं। दिस सब्सटेंस आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड द लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्या होते हैं बच्चे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस? तो अगर मैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपसे बात करता हूँ तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर दो सब्सटेंस जो, मैं कैसे बोलूँ आपको, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, हाँ, जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म दिखाएंगे, कि दो सब्सटेंस which are expected to show, which are expected to show either paramagnetic nature or ferromagnetic nature, or ferromagnetic nature on the basis of, on the basis of unpaired electron present, on the basis of unpaired electron, ठीक है, but they show very small magnetic moment, but they show very small magnetic moment। ठीक है, कुछ खास मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते हैं। अब क्योंकि कुछ खास मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं कर रहे, दैट इज व्हाई दीज विल बी नोन एज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इनमें से क्या हो जाता है, इनमें ये हो जाता है कि लेट सपोज बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और ऐसा हुआ कि, ठीक है, कोई कोई एंटी स्पिन में चला गया, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कुछ की स्पिन एंटी होने की वजह से वो प्रॉपर जो उनको मैग्नेटिज्म आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसकी वजह से वो कैसे रह गए, थोड़े से वीक रह गए। दीज आर एंटी फेरोमैग्नेटिक, सॉरी, दीज आर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, दिस इज द डायग्राम फॉर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आई होप यहाँ तक की कहानी आप सभी को क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम एक बार अपना सिलेबस फटाफट देख लें, ठीक है, कि हमने कितना कर लिया है, कितना पोर्शन हमारा कवर हो गया है। तो लेट्स सपोज आई थिंक आई शुड गो टू पेज नंबर 1। आई गेस नहीं, यहाँ नहीं लिखा, कहाँ पे हमने लिखा था सिलेबस को, गिव मी अ मोमेंट बच्चे, ये रहा, हमें कहाँ लिखना था, हमने कहाँ लिखा। सो हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड कवर कर लिया। ठीक है बच्चे, दिस इज डन। डिफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, नॉन स्टोइकोमेट्री भी पढ़ ली, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमने पढ़े, थर्मल प्रॉपर्टीज हमने देख ली, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देख ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख ली सॉलिड की, क्रिस्टलिनिटी डिस्कस कर ली, ब्रेवाइस लैटिस डिस्कस कर लिया, मेलर इंडिसेस, एक्स डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ हमने पढ़ लिया, क्रिस्टल डिफेक्ट्स वही सारे जितने भी स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हमने देख लिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी और बैंड थ्योरी भी हमने देख ली। ठीक है, जो हमने वो पढ़ी थी ना, 3 बैंड्स, यहाँ पे बैंड थ्योरी में बेसिकली इतना ही है। तो
ओवरऑल एक पोर्शन से हमने अपना हमारा जो भी सिलेबस मेंशन था उसके हिसाब से हमने सारा अपना सॉलिड स्टेट कवर कर लिया। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाता है और आपको डाउट है कि सर नहीं ये टॉपिक रह गया या ये समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ सर को मेंशन कर दीजिएगा, सर के थ्रू में तक पहुँच जाएगा और मैं उस पे स्पेशली लेक्चर बना दूँगा। मुझे याद आ रहा है हमारे जो हमने जो पहले चैप्टर्स कंप्लीट किए थे वहाँ पे भी कुछ-कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे, ठीक है? तो जितना भी छूटा हुआ पोर्शन है बेटा आप में से कोई एक भी इस चीज़ का थोड़ा-सा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मेरे को सारा पोर्शन मैसेज कर देना सो दैट मैं जो भी छूटा हुआ पोर्शन है उसको भी साथ ही साथ इधर ही कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? हमें पता है हमारे एग्ज़ाम्स डिले हैं, वो जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली होने हैं, थ 13 जुलाई डेट आई है, बट हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और अभी के लिए यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है? सो आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू, फटाफट इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे? आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, है ना? तो क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है? जेईई का क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने इसीलिए प्रीवियस से उठाया जो अच्छे-अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए सो दैट है ना हमारे कंसेप्ट भी बिल्ड हो और लेवल से मत जाइएगा कि जेईई का क्वेश्चन है हम तो और हायर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है? हमें हमारे कंसेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, नेचर सेम रहता है और जेईई के क्वेश्चन वैसे भी आसान नहीं होते, सभी को पता है। और टफ से भी मत जाइएगा, जेईई का क्वेश्चन सर करा रहे इतना टफ है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है? हमें सिर्फ कंसेप्ट से हमें मतलब है, क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया इससे मतलब नहीं है, हमने जो सीखा है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट? या सो फर्स्ट, सो वी हैव टू करेक्ट स्टेटमेंट। जेई के क्वेश्चन है, एमएसक्यूज आते रहते हैं अक्सर। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। फ्रेंकल डिफेक्ट कब आता है बेटा? फ्रेंकल डिफेक्ट हमने पढ़ा है, फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए? एनायन और कैटायन के साइज में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए? एनायन कैटायन में कैसा डिफरेंस होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैसा डिफरेंस होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस। तो स्मॉल डिफरेंस किसमें होना चाहिए? स्मॉल डिफरेंस किसमें चाहिए होता है? शॉर्ट की में। किसमें चाहिए होता है? शॉर्ट की में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फ्रंटल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ बेटा, दिस इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि साइज डिफरेंस कितना है? लार्ज है। लार्ज है तो कोई भी जो पार्टिकल है वो डिसलोकेट हो सकता है अपनी पोजीशन से, ठीक है? ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर के बारे में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए, इलेक्ट्रॉन उस लैटिस स्पेस में आ जाता है, दैट इज ट्रैप हो जाता है। सो बी स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सी स्टेटमेंट इज ट्रू। शॉर्टकी इफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। शॉर्टकी में हमें पता है क्या होते हैं, एनायन एंड कैटायन मिसिंग होते हैं। एनायन और कैटायन ये क्या होते हैं? मिसिंग होते हैं। इनके मिसिंग होने की वजह से क्या हो जाता है? अगर ये मिस हो गए, मिसिंग है, तो क्या हो जाता है बेटा? डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज कर जाती है। हमने पढ़ा था ना डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, और ये कह रहा है नो इफेक्ट, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट वर बी एंड सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल। ध्यान से देखें क्या बोल रहा है, स्क्वायर यूनिट सेल। क्या बोल रहा है बेटा? स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है? क्वेश्चन पहले कर लेंगे। अब हमको पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेट सपोज अगर ये रेडियस ए है, ये रेडियस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये कितना हो जाएगा? ये डायगोनल है, डायगोनल क्या हो जाएगा? ए रूट टू, और ए रूट टू किसके बराबर हो जाएगा? 4r के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ, पैकिंग एफिशिएंसी का वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो टोटल होंगे इफेक्टिव पार्टिकल्स एन, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, इनटू 100। बट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू डायमेंशनल। जब टू डायमेंशनल बोलेगा तो वॉल्यूम, टू डायमेंशनल बोलेगा तो वॉल्यूम नहीं आता है, तब क्या आता है? एरिया। पहली चीज तब क्या आता है? एरिया। क्या आता है? एरिया। पहली गलती यहाँ पे नहीं करना, ठीक है? तो वॉल्यूम ना रख के हम क्या रखेंगे? एरिया रखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स की तो कितने होंगे? क्योंकि ये 2D फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है? तो ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे? क्या ये स्फेयर ट्रीट किए जाएंगे? नहीं। स्फेयर क्यों नहीं ट्रीट किए जाएंगे? क्योंकि स्फेयर कैसा शेप होता है? 3D। ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे? सर्कल्स। कैसे ट्रीट किए जाएंगे? सर्कल, क्योंकि सर्कल कौन सा शेप होता है? 2D, ठीक है? इफेक्टिव मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो 4 कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे हैं। 4 कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे हैं। और एक कहाँ पे है? सेंटर पे है। एक कहाँ पे है? सेंटर पे है। अब 2D में जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 2D में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आता है 1/4। कितना आता है? 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि
जो एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ये कहाँ कितने क्यूब्स बन सकते हैं? देखो बेटा, एक कॉर्नर से कितने बन सकते हैं? एक कॉर्नर से कितने क्यूब बने? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो वन कॉर्नर इज शेयर्ड इन फोर स्क्वायर्स। वन कॉर्नर इज शेयर्ड इन फोर स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर में शेयर्ड है? फोर स्क्वायर में। एट क्यों नहीं? वाई नॉट एट? वाई नॉट एट क्यों नहीं? बिकॉज इट इज अ टू डी शेप। बिकॉज इट इज अ टू डी शेप। ऊपर नहीं रख सकते हैं बस, है ना, टू डी शेप में फ्लैट होता है। बिकॉज इट इज अ टू डी शेप, इसलिए हम आठ नहीं रख सकते हैं। चलो ठीक, समझ आया। तो वन बाई फोर कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आएगा, सेंटर से हमेशा पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आता है। तो चार लोग हैं, फोर इंटू वन बाई फोर। ठीक है, चार लोग हैं, फोर इंटू वन बाई फोर प्लस वन, तो कितना आ जाएगा? वन प्लस वन, दैट विल गिव यू हाउ मच? टू। इफेक्टिव कितने हैं? टू। क्योंकि सर्किल कंसिडर करके चलना है। सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारा क्या नाम है, क्या पूछा हमसे? पैकिंग एफिशिएंसी। सो इट विल बी टू इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन सर्किल। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एरिया ऑफ वन सर्किल डिवाइड बाय। अब नीचे क्या रखेंगे बेटा? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, जब 2D की बात होगी तो हम क्या लेंगे? एरिया। एरिया स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू आर के टर्म्स में रखेंगे तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए की जगह कितना हो जाएगा? फोर आर डिवाइड बाई अंडर रूट टू का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल गिव यू टू पाई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी इंटू हंड्रेड तो मैं भूल गया, है ना, आप लगा लीजिएगा। नीचे हो जाएगा सिक्सटीन आर स्क्वायर और डिवाइड बाई टू। ठीक है, टू ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन आर स्क्वायर इंटू हंड्रेड। हंड्रेड में भूल जा रहा हूँ, आप ना भूलिएगा ना। तो दिस विल बी फोर, वन बाई फोर पाई इंटू हंड्रेड। फोर से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 75 टाइम्स में, 25 टाइम्स में, तो इट विल बी 25 पाई। और आई कैन से 25 इंटू 3.14। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यू विल गेट 78, क्योंकि 25 थ्री जा कितना होता है? 75। 75 से तो बढ़ के ही आएगा, दैट विल बी द, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है ना, बह मत जाना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट अगर हमें कंसेप्चुअली आता है तो हमारे लिए सॉल्वेबल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, यही रीजन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। ये तो आसान है आपके लिए, है ना, केवल डायग्राम बना के दिया ताकि आपको परेशान कर सके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये m बोल रहा है, m यानी कि स्क्वायर वाला m है। तो m कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? अगर m देखें तो हम m कहाँ पे प्रेजेंट है? चार m प्रेजेंट है कहाँ पे? h सेंटर पे। चार m कहाँ पे प्रेजेंट है? h के सेंटर पे। ठीक है, प्लस एक कहाँ पे प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे। तो चार एम जो एच के सेंटर पे प्रेजेंट है वहां से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? चार एम जो एच के सेंटर पे प्रेजेंट है वहां से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? एच के सेंटर से कंट्रीब्यूशन आता है वन बाई फोर का, तो ये हो जाएगा फोर इंटू वन बाई फोर। प्लस एक जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है वहां से एक का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो ये हो जाएगा वन, और यहाँ से भी हो जाएगा वन। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? टू, यानी कि एम के आगे कितना आ जाएगा? टू। अच्छा, मैं बात करूं एक्स की, एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एक्स बेटा ध्यान से देखें तो आठ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एट कॉर्नर्स पे एक्स प्रेजेंट है। साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है? एट कॉर्नर्स के अलावा एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? छह फेस सेंटर पे। कहाँ पे प्रेजेंट है? छह फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे समझाना पड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, आपसे जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो इट विल बी एट इंटू वन बाई एट। सिक्स फेस सेंटर प्रेजेंस है, फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन आता है वन बाई टू का, तो हो जाएगा वन, और यहाँ से हो जाएगा थ्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? फोर, यानी कि x के नीचे कितना आएगा? फोर। ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा मेरा m2x4, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा mx2। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज mx2। आई होप ये आसान था, आपको आता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और अच्छा है, कह रहा है कि x माइनस आयंस हैं। ठीक है, ये सीसीपी लैटिस जो रेड और ग्रीन बना रहे हैं x माइनस आयंस है। ठीक है, और इनकी रेडियस कितनी है? 250 पिकोमीटर। ठीक है, और ए प्लस की रेडियस कितनी होगी? तो पहले तो हम वर्ड देखेंगे, वर्ड कौन सा है? अगर हम ध्यान से देखें वर्ड कौन सा है, तो वर्ड हमारा ऑक्टाहेड्रल। वर्ड कौन सा है बेटा? ऑक्टाहेड्रल पहली चीज। वर्ड ऑक्टाहेड्रल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, दिस इज इक्वल टू
0.414 से लेके 0.732 तक, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कैटायन का शेप सबसे छोटा बना रखा है, ठीक है, दैट इज हमें मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है क्योंकि इनके बीच में इन्होंने स्पेस नहीं दी है। सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ मिनिमम दैट इज 0.414। तो हम लिखेंगे r प्लस डिवाइड बाई r माइनस इज इक्वल टू 0.414। अब हम देखें r प्लस r माइनस में, तो हमको पता है r माइनस की वैल्यू कितनी दी, 250 पिकोमीटर। तो r प्लस विल बी इक्वल टू 0.414 इंटू 250। 250 को 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड अराउंड अगर हम 250 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 400, तो एक समथिंग आएगा, है ना। यानी कि आइदर इट विल बी 104 और 125, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं। 414 की 25 से मल्टीप्लाई, है ना। 25 फोर जा 100, कैरी गया 1, 25 वन जा 25 और 1 26, राइट। नहीं, 25 फोर जा 100, कैरी गया 10, 25 वन जा 25 और 10 35 अराउंड, ओके, नो वरीज। एंड 25 फोर जा, ओके 35, 25 फोर जा 100 तो 103, ठीक है। डेसिमल कितने पॉइंट्स के पहले लगेगा बेटा, 3 पॉइंट्स के पहले, देयर समथिंग रॉन्ग। और अच्छा 250 भी, या तो 103.5 दैट इज 104, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बताइए एडवांस का क्वेश्चन इतना सरल सा, है ना, आसान था। चलते हैं आगे बेटा। नाउ दिस इज समथिंग अ गुड क्वेश्चन, इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए फिर बताते हैं। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन ट्राई किया होगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, डेस्परेट मत होइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिट सेल ऑफ मटेरियल सीसीपी लेटिस बना रहा है, सीसीपी ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब कभी बोलता है सीसीपी ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बोले बेटा, सीसीपी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना, सीसीपी जो भी बना रहा होता है, सीसीपी जो भी बना रहा होता है, इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन एटम है कहाँ प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंस बता रहा है। ये 8 कॉर्नर्स पे है प्लस 6 फेस सेंटर पे है। और अगर कोई चीज 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर पे होती तो वो कौन सा अरेंजमेंट बनाती, एफसीसी। इसका मतलब ऑक्सीजन के ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4। 4 इज द 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये कौन सा मैं बोल रहा हूँ, इफेक्टिव, है ना। वैसे तो अब आपने देखा 8 और 6 14 प्रेजेंट है, बट इफेक्टिवली कितने प्रेजेंट होंगे, 4। 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर इफेक्टिव आर प्रेजेंट। अब 4 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, तो बताइएगा मुझे चार्ज कितना आएगा। 4 एटम ऑक्सीजन की कितना चार्ज क्रिएट करेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है तो टोटल चार्ज जाएगा -8। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -8। क्यों, क्योंकि 1 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, क्योंकि ये कैसा आता है, O2 माइनस आता है ना। ऑक्सीजन कैसे आता है, O2 माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन आता है O-2, तो उस पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव का, -2 का, तो 4 तो कितना होगा, 8 का। अच्छा, जब सीसीपी बनती है तो हमको पता है Z की वैल्यू 4 आती है क्योंकि ऑक्सीजन 4 आ रहा है। जब Z की वैल्यू 4 आती है तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हो जाते हैं, 4। अगर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करूं तो 2n होता है, दैट इज कितने हो जाएंगे, 8। अब इन्होंने बोला है, अब देखो टोटल चार्ज -8 है और बैलेंस करने वाले 2 लोग हैं, एक तो है एल्युमिनियम +3 और एक है Mg+2। तो ये कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि एल्युमिनियम कितने हो, 2, 2 इंटू Al+3 हो, और मैग्नीशियम कितना हो, 1, 1 Mg+2 हो। सर चारों Mg भी तो हो सकते थे, बट ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ। तो सर दो तीन, एक मैग्नीशियम कर दिए 2 Mg, बेटा एक मैग्नीशियम और 2 Mg करके देखो। अगर आप एक मैग्नीशियम सॉरी एक एल्युमिनियम और 2 Mg करके देखें तो कितना आएगा, +4 का चार्ज और +3 का चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज बैलेंस होगा, 7। पर हमें बैलेंस कितना चार्ज करना है, पूरा पूरा 8। वो यहीं से बैलेंस हो सकता है, 2 3 जा +6 का चार्ज, 1 2 जा +2 का चार्ज, तो कितना चार्ज टोटल बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा +8 का चार्ज, कितना चार्ज आएगा, ये इसको बैलेंस कर पाएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो तो ये बनने वाला है, Al2MgO4। एल्युमिनियम के 2 एटम्स होंगे, मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन के 4। बट हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय एल्युमिनियम आयंस। तो एल्युमिनियम ने कितना ऑक्युपाई किया है, Al+3 ने ऑक्युपाई किया m/4। कितना ऑक्युपाई किया, m/4, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। दिस इज द ऑक्युपाइड, दिस इज टोटल, दिस इज ऑक्युपाइड एंड दीज आर। और यहां से हमको पता है m/4 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2, 2/4। m/4 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2/4, ठीक है, या m जो भी है, सॉरी m की वैल्यू 2 आने वाली है, गिव मी अ सेकंड।
सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है यहाँ तक। तो M/4 ऑक्युपाइड होगा एल्युमिनियम, M फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड ऑक्युपाई किया एल्युमिनियम आयन ने। अब एल्युमिनियम कितने आयन है बेटा, दो, कितने आयन है, दो। दैट मीन्स 2/4 ऑक्युपाइड किया होगा, कितना ऑक्युपाइड किया होगा, 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो गया होगा, 1/2, यानी कि हाफ ऑक्टाइडल वॉइड एल्युमिनियम ने ऑक्युपाई कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम, टेट्राहेड्रल वॉइड Mg ने कितने ऑक्युपाई किए, Mg+2 ने n/8। अब हमको पता है ये n की वैल्यू, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/8। तो ओवरऑल कितने ऑक्युपाई किए होंगे, 1/8। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1/2 एंड 1/8। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा है ग्लास क्या है, ग्लास इज अ, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए। ग्लास इज अ काइंड ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ग्लास स्लोली स्लोली बहता है। आप सालों के साल देखिए, जब आप नया घर बनवाते हो, कांच की खिड़की देखिए तो ऐसी है, ठीक है। दिस इज द ग्लास विंडो। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ऐसे पतली सी दिखेगी, ठीक है। दिस इज द ग्लास विंडो, ऐसी है ना। बट आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अराउंड, लेट सपोज वी कैन से अराउंड 15 to 20 ईयर्स लेटर, अगर आप 15 से 20 साल बाद देखेंगे तो ये ग्लास की शीट थोड़ा सा ऐसे आपको मिलेगी। गिव मी अ मोमेंट, ये जो आ रही है सीधी, ये तो रहेगी, और थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ थोड़ा बड़ी, ऊपर से थोड़ा सा पतली, ऐसे। बहुत नहीं, बट ऐसा डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो डिफरेंस आता है वो रीजन है क्योंकि ये जो ऊपर से लिक्विड है वो धीरे 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 नीचे की तरफ बहता रहता है और एक्यूमुलेट होता रहता है, ओके। दैट इज व्हाई ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, इज इट आल्सो अमॉर्फस सॉलिड, इट इज आल्सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये तो आसान है आपके लिए, मैंने इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया। किस टाइप का डिफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इक्वल कैटायंस एंड इक्वल एनायंस आर मिसिंग, इक्वल कैटायंस एंड इक्वल एनायंस आर मिसिंग। सर ऐसे कैसे दिख गया, इक्वल कैटायन और इक्वल एनायंस आर मिसिंग। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो पहला मिसिंग बंदा है वो है Na+, यहाँ पे जो मिसिंग बंदा है वो है Cl-, यहाँ पे जो मिसिंग है वो है Na+, यहाँ पे जो मिसिंग है Cl-। दैट मीन्स 2Na+ एंड 2Cl- आयंस आर मिसिंग, राइट। अब अगर ऐसा है, दो Na+ और दो Cl- मिसिंग है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैसा डिफेक्ट है, दिस इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट। और इसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होने वाली है, इसकी वजह से गुड, क्रिस्टल की डेंसिटी घटने वाली है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल फेमस सा क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। An ionic compound of unit cell consisting of A ions at the corners of the cube and B ions on the centers of the faces of the cube। A कहाँ पे है, ए है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, 1/8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ए के एटम केवल केवल एक है। बी कहाँ पे है, बी है फेस सेंटर पे, फेस कितने होते हैं, 6। कंट्रीब्यूशन आता है 1/2 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो बी कितना हो जाएगा, 3। दोनों को मर्ज कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा AB, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सवाल आया हुआ था, पता नहीं क्यों ही आया हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इन अ कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस, अगर Y CCP लैटिस बना रहा है तो Y कहाँ पे प्रेजेंट होगा, Y विल बी एट द, Y विल बी एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। अगर कॉर्नर और फेस सेंटर पे हुआ तो क्या बना रहा होगा, कॉर्नर और फेस सेंटर पे हुआ तो कौन सी लैटिस बना रहा होगा, FCC। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, 4। Z की वैल्यू 4 होने का मतलब Y का फॉर्मूले में नीचे क्या आने वाला है, 4, ठीक है। अच्छा, y के नीचे 4 ही नहीं आएगा, ऑक्टाइडल वर्ड कितने हो जाएंगे, 4। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो जाएंगे, 8। और ये बोल रहा है एक्स ऑक्युपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, एक्स कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, तो एक्स क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जल्दी से, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर देयर, 8। सो इट इज, गिव मी सेकंड, क्या हो गया, एक मिनट बच्चे, हाँ ठीक है। दैट इज कितना, 2/3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 16/3। तो फॉर्मूला बन गया, फटाफट बोलो, x के नीचे 16/3, y के नीचे 4। हमको पता है हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 की, 3 से y की भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, x आ जाएगा 16 और y कितना हो जाएगा 12। अगर यहाँ से हम इनको कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा x4 एंड y3, x4 एंड y3, दैट इज ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू बच्चे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मेटल आर। ठीक है, तो कैसी यूनिट सेल दी है हमको, द यूनिट सेल विच वी हैव बीन प्रोवाइडेड इज एफसीसी। कैसी है, एफसीसी। एफसीसी में हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में, बार बार निकाल चुके हैं ना, कॉर्नर वगैरह प्रेजेंट होते हुए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। और हमसे पूछा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर हमसे टोटल वॉल्यूम कोई पूछेगा तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। बस सिंपल मैथमेटिक, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ, भाई किसी का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो आप बता दो कितने लोग हैं और एक का वॉल्यूम बता तो मैं निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ एटम 4 है और एक का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा आंसर, इट विल बी 16/3 पाई आर क्यूब। द ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी विथ यूनिट सेल ऑफ लेंथ। ठीक है, ओके, एफसीसी की बात कर रहा है, यूनिट सेल की लेंथ 361 पिकोमीटर और हमसे रेडियस पूछ रहा है। जब हम एफसीसी की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर कहाँ कहाँ पे होगा, कॉपर, ठीक है, एफसीसी में कहाँ होगा, टच अलोंग, कॉपर कहाँ टच करेगा एक दूसरे को, टचेस अलोंग फेस डायगोनल। कहाँ टच करेगा, फेस डायगोनल। और हमने पढ़ा फेस डायगोनल केस में क्या होता है, अगर एज लेंथ क्या मान के चलें, ए, एज लेंथ क्या मान के चलें, इफ वी टेक एज लेंथ एज ए, तो फेस डायगोनल कितनी हो जाएगी, फेस डायगोनल कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी √2a। और जब फेस डायगोनल वाला डायग्राम बनता है तो कुछ ऐसा बनता था, आपको अगर हल्का सा भी याद हो। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको याद हो तो 4 रेडियस आती थी। नहीं याद आ रहा तो बेटा प्लीज लेक्चर वापस से खोल के देखिए, वहां पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ के केस में क्या होता था, √2a जो था दैट वाज इक्वल टू 4r, और आई कैन से r इज इक्वल टू √2a/4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, आज √2a/4, और इसकी वैल्यू कितनी दी, 361 पिकोमीटर। ठीक है, यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी, 361। तो दिस विल बी √2/4 इंटू 361। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, तो 361 को 4 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 90 टाइम्स जाएगा, और 90 का √2, ठीक है, दैट इज अराउंड 90 टाइम्स, दैट इज अराउंड 90 √2। ठीक है, 90 √2 का मतलब है 90 इंटू 1.414। तो 90 इंटू 1.41 करेंगे तो ठीक, थोड़ी रफ कैलकुलेशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, 90 और 90 का आधा होता है। ठीक है, इसको मैं 1.5 लिख सकता हूँ अप्रोक्स, और 1.5 का मतलब 135 के आसपास जो भी मेरा आंसर आएगा, एंड दैट इज ओनली 127 पिकोमीटर। ठीक है, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन की है मैंने। एज लेंथ ऑफ एफसीसी, फिर से वही चीज है ना, मैंने बोला भी था ज्यादातर क्वेश्चन आपको एफसीसी के ही मिलेंगे, कुछ एक बीसीसी के होंगे, बहुत सारे बहुत कम एससीसी के होंगे। ठीक है, एज लेंथ इतना है, रेडियस ऑफ कैटायन इतना है, रेडियस ऑफ एनायन पूछा है। ठीक है, अब ऐसे कैसे करेंगे, एब्सेंस दो लोगों का मिलकर आयनिक कंपाउंड है। जब भी आयनिक कंपाउंड होता है ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड वैसे कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है एनायन प्लस कैटायन से। कैसे बनता है, एनायन प्लस कैटायन से। और इसमें क्या होता है, एनायन क्या करता है बेटा, एनायन जो सीसीपी लैटिस है वो बनाता है, एनायन क्या करता है, सीसीपी लैटिस बनाता है। और कैटायन क्या करता है, कैटायन, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होता है, कैटायन। ठीक है, एनायन क्या बनाता है, सीसीपी लैटिस, ये प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अच्छा, तो बेसिकली जब ऐसा कोई कंपाउंड बनता है तो ये जो लाइन होती है, ये जो क्यूब की पहली लाइन होती है, मैं यहीं से समझा दूं, है ना, ये लेट सपोज ये, तो ये रहा एनायन, ठीक है, और यहाँ पे होता है कैटायन, दिस इज कैटायन, दीज टू आर एनायन। तो अगर मैं ये लाइन देखूं तो इस लाइन में जो कि एज लेंथ है, एज लेंथ, जो एज लेंथ दैट इज विच इज आल्सो इक्वल टू ए, इसमें दो लोग आते हैं, इसमें क्या आता है, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और आई कैन से A is equal to 2 times of radius of anion plus 2 times of radius of cation. Or I can say A is equal to 2 common radius of anion plus radius of cation. Or I can say
रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू a/2। और आपसे क्या बोल रहा है, एज लेंथ कितनी दी है 508 और रेडियस ऑफ कैटायन दी है 110। तो रेडियस ऑफ कैटायन तो r माइनस प्लस ये हो गया 110 इज इक्वल टू a/2 यानी कि 508 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा r माइनस प्लस 110 इज इक्वल टू 508 में से 2 क्या बेटा कितना बचेगा 254 एंड r माइनस इज इक्वल टू 254 माइनस 110 दैट विल गिव यू r माइनस इज इक्वल टू 144। इजी क्वेश्चन फटाक से सॉल्व होने वाला है, ठीक है, कर लेंगे। ये क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ, पहली चीज तो पढ़ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे फ्री स्पेस की बात हो रही है ना कि पैकिंग की। इन क्यूब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर, क्यूब क्लोज का मतलब सीसीपी में हमने देखा था 74% पैक्ड आता है, 74% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, ठीक है, तो वर्ड कितना बचेगा, खाली स्पेस कितनी बचेगी, 74% पैक है तो वाइड या एम्प्टी कितना होगा, दैट इज 100% माइनस 74% जो पैक है, तो दैट विल गिव अस 26%। ये कैसा रहेगा, खाली। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 26% खाली है। बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में 68% पैक होता है, 68% पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर 68% पैकिंग एफिशिएंसी तो वर्ड कितना होगा, यानी कि खाली कितना होगा, एम्प्टी कितना होगा। अगर ये इतना है तो एम्प्टी होगा बेटा, दैट इज 100% माइनस 68%, तो दैट विल गिव अस हाउ मच, 32%। So the correct answer will be 26% and 32% सी ऑप्शन, ठीक है। अब तो ये इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। In a face centered cubic lattice, atom A occupies the corner position, B occupies the face center position, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी कि क्या बन रहा है, कौन सा अरेंजमेंट है, एफसीसी अरेंजमेंट है। यहाँ पे ए कहाँ पे है, ए कॉर्नर पे है, ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर का मतलब है 8 पोजीशन है, आठों जगह होगा 1/8, तो दैट विल बी 1। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए तो एक ही होगा। बी कहाँ पे, फेस सेंटर पे है, बी फेस पे है, पर एक कैच है यहाँ पे, कैच क्या है, फेस सेंटर पे है, बट वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन फेस सेंटर। तो टोटल कितने फेस सेंटर पे रहेगा अभी, 5 फेस सेंटर पे रहेगा, 6 पे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि एक मिसिंग है। और कंट्रीब्यूशन आएगा 1/2 का, तो ये हो जाएगा 5/2। तो बी के नीचे आ जाएगा 5/2, बी के नीचे कितना आ जाएगा 5/2। तो जो नया फॉर्मूला हमारा बनेगा दैट विल बी A1 और B 5/2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A हो जाएगा 1 इंटू 2, B हो जाएगा 5/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2B5। द करेक्ट आंसर विल बी A2B5। आई होप आपको समझ आता होगा इसको कैसे अप्रोच करना है। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि एक आध एलिमेंट को क्या करा दिया उसने, मिसिंग करा दिया, ठीक है। ये हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन लिथियम वाला, लिथियम फॉर्म बीसीसी, ठीक है। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करना है, मैं इसको नहीं सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने जितना कराना था मैंने ऑलरेडी काफी क्वेश्चन आपको करा दिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट मेरी साइड से खत्म होता है, आप अपनी साइड से इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके रखिएगा। कल मिलेंगे तो हम अगली क्लास से नए चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।